ओके गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्लास। अपन लोग इस चैप्टर को, यानी जो आपका फर्स्ट चैप्टर है एसएम का, वो अपन पढ़ रहे थे। और उसके अंदर अपन ने 5 कोर एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट को स्टार्ट किया था। 5 कोर एलिमेंट्स कौन से थे? अपन ने एल्गोरिदम पढ़ी थी, पास ऑन द सूप डियर क्रिस। यानी पी से है प्लानिंग, ओ से है ऑर्गेनाइजिंग, एस से है आपका स्टाफिंग, डी से है आपका डायरेक्टिंग एंड सी से है कंट्रोलिंग। तो अपन ने ये जो 5 एलिमेंट्स हैं इनको स्टार्ट किया था, जिसमें से अपन प्लानिंग कर चुके थे, ऑर्गेनाइजिंग अपन ने कर लिया था और स्टाफिंग अपन ने कवर कर लिया था। अब अपन को डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग को देखना है, यानी लास्ट 2 एलिमेंट्स जो है मैनेजमेंट के, उनको अपन को कवर करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग, एज द नेम सजेस्ट, डायरेक्टिंग का मतलब क्या होगा कि आपको, अब जो आपका वर्कफोर्स बन चुका है, आपने स्टाफिंग कर ली है, तो आपको अब उस स्टाफ को डायरेक्शंस देने पड़ेंगे, उनको सही रास्ता दिखाना पड़ेगा कि वेयर दे हैव टू गो। जो अपने आपके ऑर्गेनाइजेशन का मिशन और विजन है, वो आपको अपने स्टाफ को बताना पड़ेगा, उनको रियलाइज़ कराना पड़ेगा कि आपका विजन और मिशन क्या है, आप क्या चाहते हो। और वो एम्प्लॉयज़ को आप उस डायरेक्शन में आपको पुश करना पड़ेगा, ताकि वो विजन और मिशन अचीव करने में आपकी हेल्प कर पाए। सो वॉट वी हैव हियर इज़ डायरेक्टिंग। सो let us start with directing. Directing is a process in which the managers instruct. मैंने क्या कहा था, आपको instructions देने पड़ेंगे, guide and oversee the performance of the subordinates to achieve the predetermined goals. आपको यहाँ पर उनको रास्ता दिखाना पड़ेगा, उनको guide करना पड़ेगा. Directing is said to be the heart of the management process. Again, very important line कि directing is said to be the heart of the management process. इसको भी मार्क करिए, बहुत important line है ये. Planning, organizing, staffing have got no importance if directing is not suitable. अगर आपने उनको proper direction नहीं दिया, तो जो पहले के 3 steps आप कर चुके हो, यानी planning, organizing and staffing, तो वो पूरी की पूरी मेहनत आपकी waste हो जाएगी. Directing initiates action and is said to be consisting of human factors. In simple words, it can be described as providing guidance to the team in doing the work. आपको रास्ता दिखाना है उनको. In simple words बोल रहे हैं ना, it can be described as providing guidance to the team in doing their work. In field of management, direction is said to be all those activities which are designed to encourage the subordinates to work effectively and efficiently. तो मैनेजमेंट के फील्ड में डायरेक्शन एक ऐसा स्टेप है जो उन सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है जहाँ पर आपको अपने स्टाफ को एनकरेज करना है, ताकि वो प्रॉपर तरीके से और इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट तरीके से काम कर सकें. अकॉर्डिंग टू ह्यूमन, यहाँ से मार्क करिएगा, डायरेक्टिंग कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेस और टेक्निक बाय विच इंस्ट्रक्शन कैन बी इशूड एंड ऑपरेशंस कैन बी कैरिड आउट एज ओरिजिनली प्लान्ड. तो डायरेक्टिंग में आपको इंस्ट्रक्शंस इशू करने पड़ेंगे उन लोगों को, और इस तरीके से, इस लैंग्वेज में, और ऐसे डायरेक्शंस इशू करने पड़ेंगे ताकि जो आपका स्टाफ है उसको सही प्रॉपर तरीके से समझ पाए, और जो आपके डायरेक्शंस का क्रक्स है, उस क्रक्स को वो प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाए. जब तक वो उस क्रक्स को प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तब तक वो उस राइटफुल डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे. Therefore, directing is the function of guiding, inspiring, overseeing and instructing people towards accomplishment of the organizational goals. Okay. डायरेक्शन हैज़ गॉट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. तो डायरेक्शन के फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपन को कवर करने हैं. These are the following characteristics of giving directions. Pervasive function. Direction is required at all levels of the organization. जैसे staffing pervasive function था, वैसे ही direction भी pervasive function है, यानी कि ये organization की हर level पर important होता है. Every manager requires guidance and inspiration, प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन टू हिज सबॉर्डिनेट्स. हर मैनेजर का काम होता है कि वो गाइडेंस और इंस्पिरेशन प्रोवाइड करे अपने जूनियर्स को. कंटिन्यूस एक्टिविटी. डायरेक्शन इज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी एज इट कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑब्वियसली, क्योंकि डायरेक्शंस जो है आपको हर दिन, हर नए काम के लिए आपको डायरेक्शंस देना ज़रूरी होता है. Human factor. Directing function is related to the subordinates and therefore it is related to the human factor. Since human factor is complex and behavior is unpredictable, direction function becomes important. Creative activity.
Direction function helps in converting the plans into performance. Again, important line, direction function helps in converting the plan into performance. Without this function, people may become inactive and physical resources are meaningless. जब तक आप उनको डायरेक्शन नहीं दोगे प्रॉपर तरीके से, तब तक वो उनका होना वहाँ पर मीनिंगलेस होगा, क्योंकि वो अपनी फुल एफिशिएंसी और एक्टिविटी को नहीं कर पाएंगे. दे विल बी कंसिडर्ड एज इनएक्टिव एंड फिजिकल रिसोर्सेज आर मीनिंगलेस. इन दिस केस अगर आप उनको डायरेक्शंस नहीं दोगे तो. Executive function. Direction function is carried out by all managers and executives at all levels throughout the working of an enterprise. A subordinate receives the instructions from his superior only. तो डायरेक्शन जो है वो हर लेवल के मैनेजर्स कैरी आउट करते हैं. ऐसा नहीं है कि जो सबसे टॉप लेवल पर हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, वो लोग डायरेक्शंस नहीं देते होंगे. वो लोग भी डायरेक्शंस देते होंगे. अगर आप बेस लेवल पर हैं यानी सबसे नीचे लेवल पर हैं, तो आपके जो ऊपर है वो आपको डायरेक्शन देता है, और आपके बॉस के ऊपर जो बॉस होगा वो आपके बॉस को डायरेक्शन देता होगा. ठीक है. सो इट इज़ ऑलवेज इन द डाउनवर्ड फ्लो, यानी ऊपर से डायरेक्शंस जो है वो नीचे की तरफ आते हैं. Delegate function. Direction is supposed to be a function dealing with the human beings. ये important है that direction is a function that is supposed to be dealing with human beings. Human behavior is unpredictable, ये हम सबको पता है, by nature, and conditioning the people's behavior towards the goals of the enterprise is what the executive does in this function. Therefore, it is termed as having delicacy in it to tackle the human behavior. Therefore, it is a delicate function. This should be delicate, not delegate, according to me. Okay. The function of directing has strong links leadership. A good manager will be able to inspire the workplace to work towards the goal, not because they have to do it, but because they are driven to achieve these objectives. दे आर ड्रिवन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स. तो एक गुड मैनेजर वही होगा जो अपने आसपास के एम्प्लॉयज़ को या उनके उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको इंस्पायर कर पाए कि उनको गोल्स को अचीव करना है, सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि उनको ये करना है, बट इसीलिए क्योंकि वो अंदर से मोटिवेटेड है इन ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए. कहा गया है ना, बिकॉज दे आर ड्रिवन टू अचीव, and you are driven to achieve something only when you are motivated within yourself कि हाँ आपको ये चीज़ करनी है. See, there are two ways of doing things. एक होता है just for the sake of doing it, और एक होता है just because you want to do it. तो जो होता है ना you want to do it, that आपके अंदर willingness है, that you are driven to do it, वो चीज़ यहाँ पर ज़्यादा important होती है. You don't have to do things just for the sake of doing it. You have to do it because you are driven to do it. That means you are motivated from inside to achieve the goals. The manager's role is not just about ensuring the workplace has the right resources and employees know what they are doing. It's also imperative to create an amicable environment. With proper directing, you are able to set in motion the processes manager has prepared with the above three functions. तो प्रॉपर डायरेक्शन से ही आपके जो ऊपर तीन फंक्शंस आप कर चुके हो अब तक, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग, तो वो तीन फंक्शंस भी मोशन में तभी आएंगे जब आपने प्रॉपर उनको डायरेक्शंस दिए गए हों. ठीक है. वाई इज़ डायरेक्टिंग एसेंशियल. अब डायरेक्टिंग इम्पॉर्टेंट होते हैं ये तो आप अब तक जान ही चुके हो. डायरेक्टिंग इज इम्पॉर्टेंट टू स्ट्रेंथन द ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगेन इम्पॉर्टेंट लाइन, दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्ट्रेंथन द ऑपरेशनल कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Direction is a bridge between operational needs and the human requirements of its employees. Since directing aims to improve the productivity, ये भी एक important line है, that it is a bridge between the operational needs and human requirements of its employees. Since directing aims to improve productivity, you are strengthening how well the organization succeeds. Research has pointed out how important human focused management is in today's organization. When objectives are approached from a human perspective that aims to ensure people's opinions are listened to, the goals are met faster than in task oriented environments. मतलब जहाँ पर लोगों का इनपुट ज़्यादा लिया जाता है या लोगों के ओपिनियंस को ज़्यादा सुना जाता है, वो वाले ऑर्गेनाइजेशंस जो है अपने गोल्स को ज़्यादा जल्दी अचीव कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू टास्क ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ पे आप सिर्फ लोगों को टास्क देते रहते हो,
आपको पता है कि आपकी तरफ से सही है लेकिन आप किसी और का ओपिनियन नहीं लेना चाहते हो, वो वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं दे आर नोन एज टास्क ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस। यानी वहाँ पे सिर्फ आप लोगों को टास्क देते रहते हो, जैसे जैसे टास्क कंप्लीट होते जाते हैं आप आगे बढ़ते जाते हो, लेकिन आप किसी का इनपुट एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो पूरी तरीके से इंटरैक्टिव होती है, वहाँ पर हर किसी की इम्पोर्टेंस होती है, हर किसी का ओपिनियन लिया जाता है एंड देन द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स अपॉन इट। तो ऐसी वाली ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो ज़्यादा जल्दी और बेटर तरीके से प्रॉस्पेर कर पाती है और अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपर तरीके से अचीव कर पाती है। The management's ability to listen to the workforce, support and inspire them will boost the productivity and profitability of the organization. Again, important point कि जो management की जो ability होती है, if it is able to listen to the people, if it is willing to support and inspire the people, that is their workforce, it will boost their productivity and profitability of the organization। क्योंकि जितना आप अपने एम्प्लॉयज़ को उनका इनपुट रखने दोगे, जितना आप उनको समझोगे, जितना उनकी बातें सुनोगे, उनके लिए यहाँ पर काम करना उतना ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहेगा और वो उतनी ही मेहनत से यहाँ पर काम करेंगे। स्कोप ऑफ डायरेक्शन, यू कैन डायरेक्ट एंड लीड योर टीम बाय यूटिलाइजिंग 4 की मेथड्स। तो यहाँ पर अपन को 4 की मेथड्स पढ़ने हैं बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द ह्यूमन बिहेवियरल स्टडीज़ एंड दीज आर एज फॉलोज। तो इन 4 की फाइंडिंग्स का इस्तेमाल कर कर आप पता लगा सकते हो कि आप जो डायरेक्शंस दे रहे हो वो कितने सही हैं, या फिर आपको किस तरीके से उन अपनी जो डायरेक्शंस हैं उनको चेंज करना है। इट कैन बी आइदर वॉट एवर इंस्ट्रक्शंस दैट यू हैव इशूड और द वे इन विच यू हैव इशूड द इंस्ट्रक्शंस। तो दोनों चीज़ों पे अपन को ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो अब अपन को वो 4 की मेथड्स पढ़ने हैं जिनके बेसिस पर आप अपने डायरेक्शंस को इम्प्रूव कर सकते हो। सो लेट अस बिगिन विद द 4 की एलिमेंट्स। सबसे पहला एलिमेंट इसके अंदर आता है सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब क्या होता है? सुपरविजन का मतलब होता है लोगों के ऊपर एक आंख रखना, उनके ऊपर नज़र रखना कि वो लोग सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। सुपरविजन इज कंसर्न्ड विद ओवरसीइंग द सबऑर्डिनेट्स एट द वर्क। मैंने कहा था ना उन पर नज़र रखना। सो ओवरसीइंग द सबऑर्डिनेट्स एट वर्क एंड इज डन एट ऑल लेवल्स। हर लेवल पे होता है, ऑल लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट। It refers to the direct and immediate guidance and control of the subordinates in the performance of their task. It is concerned with seeing that the subordinates are working according to a plan, policy, program, instruction and keeping up the time schedule. यानी सुपरविजन के अंदर आपको ये देखना पड़ता है कि जो भी हमारी पॉलिसी है, प्लान है या जो भी हमारा शेड्यूल है और जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंगली काम हो रहा है या नहीं। Supervision is inevitable at every level of management for putting the managerial plans and policies into action. It can be compared to the key that keeps the managerial training into motion. तो सुपरविजन इनएविटेबल है, यानी हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे जो है कैरी आउट किया जाता है और इसको आप उस की से कंपेयर कर सकते हो जिसकी मदद से आपकी जो मैनेजरियल ट्रेन है वो चलती रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला है सुपरविजन, यानी लोगों पर, अपने एम्प्लॉयज़ पर अपनी आंख रखना, उन पर नज़र रखना। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है आप किस तरीके से लोगों से बात करते हो, कैसे अपना पॉइंट पुट अक्रॉस करते हो, क्या वो पॉइंट जो आप पुट अक्रॉस कर रहे हो सामने वाले के पास या उसके दिमाग में जा भी रहा है या नहीं। सो द कम्युनिकेशन शुड बी वेरी क्लियर। It is a process of telling, listening, understanding और passing the information from one person to another। याद रखिएगा कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने इंस्ट्रक्शंस दे दिए और आपका कम्युनिकेशन हो गया, नहीं। इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। इफ़ इट इन्वॉल्व स्पीकिंग और एक्सप्रेसिंग, इट ऑल्सो इन्वॉल्व लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी अगर आप सामने वाले को कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो देन इट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू ऑल्सो कि आप भी सामने वाले का कम्युनिकेशन सुनोगे, उसको एक्सेप्ट करोगे और समझने की कोशिश करोगे। A manager has always to tell the subordinates what they are required to do, how to do it and when to do it। तो जो मैनेजर है उसका काम हमेशा ये रहता है कि उसको अपने सबॉर्डिनेट्स को बताना पड़ेगा कि उनसे क्या एक्सपेक्टेड है, वो कैसे करना है और कब करना है। He has to create an understanding in the minds of the people at work। तो ये मैनेजर का काम होता है कि उसको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवानी पड़ेगी जो भी उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ। An organization can't operate successfully without an effective system of communication. The process of communication can be carried through different medias, namely telephone,
इंटरकॉम सिस्टम, इशूइंग लेटर्स एंड मैसेंजर्स। तो इन तरीक़ों से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। और अपने सिस्टम को सक्सेसफुली चलाने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ वेरी इफ़ेक्टिव सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन जो कि क्लियर है, प्रिसाइज है और ईजी है। देन वी हैव लीडरशिप। Leadership can be defined as the process by which a manager guides and influences the work of his subordinates. It is concerned with influencing people for the achievement of common goals. यानी लीडर ऐसा होना चाहिए जो लोगों को इन्फ्लुएंस करे, उनको मोटिवेट करे कि उनको वो गोल्स को अचीव करना ही है। एन एग्जीक्यूटिव एज एन इफेक्टिव लीडर शुड कंसल्ट हिज सबॉर्डिनेट्स बिफोर स्टार्टिंग एनी लाइन ऑफ एक्शन टू इंश्योर द वॉलंटरी कॉपरेशन। देन दिस इज़ अ वेरी गुड फार्मूला कि यहाँ पर आपको जब भी आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हो एज ए मैनेजर जिसका इम्पैक्ट सब पर पड़ेगा, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेक देयर कंसेंट। उनसे उनका ओपिनियन जान लेना भी बहुत ज़रूरी है ताकि वो शुरू से ही इस मैटर में उनका इंटरेस्ट बना रहे एंड दे आर इन्वॉल्व इन दिस मैटर, और उनका खुद का भी एक वॉलंटरी कॉपरेशन जो है वो बना रहे। द मैनेजर एज अ लीडर एक्ट्स एज अ डायनेमो विच चार्जेस अ बैटरी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एन इफेक्टिव लाइन कि जो मैनेजर होता है एज अ लीडर ही एक्ट्स एज अ डायनेमो दैट इज़ अ बैटरी विच चार्ज अ बैटरी, यानी एक तरीके का वो डायनामो कहलाता है जिससे आपकी जो बैटरी है वो चार्ज होती रहती है। ठीक है। सो मैनेजर शुड ऑलवेज बी, जिसके पास बेस्ट लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है ना, वो एक मोटिवेटर ही होता है। और देखिए, मैनेज करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आप उनको इंस्ट्रक्शंस दे दो और फिर उनको अपने हाल पे छोड़ दो, करते रहेंगे अपने आप, और उनको पुश कर दो पीछे से कि चलो करो, अपना काम करो और हो गया। और दूसरे टाइप का लीडरशिप होता है जब आप लोगों को इंस्पायर करते हो, उन्हें इंस्ट्रक्शंस तो देते ही हो, उन्हें वो चीज़ करके भी दिखाते हो, बार बार उनकी हेल्प करते हो, उनके साथ लगे रहते हो, उनको इंस्पायर करते हो और उनको मोटिवेट करके आगे लेकर जाते रहते हो। सो दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ लीडरशिप। ओके, देन वी हैव मोटिवेशन। Employees come forward to work in any enterprise in order to satisfy their needs. But obviously हर कोई काम करता है अपने needs को satisfy करने के लिए. Past experience reveals that in most cases they do not contribute towards the organizational goals as much as they can because they are not adequately motivated. तो बहुत से employees ऐसे होते हैं जो सब्सटैंशली कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते इन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स में क्योंकि वो इतने एडिक्वेटली मोटिवेटेड नहीं है। Motivation relates to conscious attempt made by the executive to influence the direction and role of individual and group behaviors. A manager should understand the process of human behavior while performing his managerial function of directing and leading. तो मैनेजर को जो है समझना चाहिए process of human behavior while performing his managerial function of directing and leading. He can get things done through other people willingly by motivation. जब आप लोगों को मोटिवेट करते हो तो आप willingly मतलब उनका उस चीज़ में पूरा ध्यान रहेगा और वो अपनी इच्छा से ही वो चीज़ करना चाहेंगे, आपको उनको पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Motivation inspires the subordinates to work with zeal, willingness, and initiates to achieve the enterprise goals. It promotes teamwork. It can tap the human potential in the best possible manner. Again, very important line कि motivation एक ऐसा फैक्टर है या एक ऐसी क्वालिटी है जो कि लोगों को इंस्पायर कर सकती है कि आपको अच्छा काम करना है और लोगों के पोटेंशियल को भी बाहर निकाल कर ला सकती है इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। मैनेजर्स मस्ट कंटिन्यूसली बी इन सर्च ऑफ द कॉजेज दैट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़। तो मैनेजर्स को हमेशा पता होना चाहिए कि उनके एम्प्लॉयज़ को कौन सी चीज़ मोटिवेट करती है एंड डेवलप अ मोटिवेशनल सिस्टम which may satisfy most of their needs. Otherwise productivity will not increase. जब तक आप उनको मोटिवेट नहीं करोगे प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। लीडरशिप एंड मोटिवेशन आर द टू विंग्स ऑफ द डायरेक्शन इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। तो लीडरशिप और मोटिवेशन दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक डायरेक्शन प्रोसेस अपन कर रहे हैं उसके अंदर बहुत काम आती है। ठीक है। देन वी हैव कमांडिंग। Commanding refers to the setting the business going to get the desired optimum results from the subordinates. Fayol conceived that the function of command
एज द ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगेन इम्पॉर्टेंट कि फियोल ने ये कंसिडर किया था, ये जो कमांडिंग का फंक्शन है ये ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कंसिडर किया जाता है। ही एम्फसाइज दैट मैनेजर्स मस्ट पोजेस द रिक्विजिट पर्सनल क्वालिटीज एंड नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये अपन ने जो 5 एसेंशियल एलिमेंट्स थे डिमांडिंग फंक्शन के अंदर, वो अपन ने डायरेक्टिंग फंक्शन के अंदर वो अपन ने जो है कवर कर लिए। ओके, तो यहाँ पर आप फिगर के अंदर देख रहे हो, एक मैंने कहा था ना 2 टाइप के लीडरशिप्स होते हैं। एक ऐसा होता है जो उनको सिर्फ कमांड करता है कि बस चलो चलते जाओ, और एक होता है जो उनको लीड करता है कि हाँ हमको उनको मोटिवेट करता है कि येस वी हैव टू गो फॉरवर्ड। ओके, तो ये 2 टाइप के जो है मैनेजरियल या जो 2 टाइप के मैनेजर्स या बॉसेस जो हैं वो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग। अब तक अपन जो है 4 फंक्शंस कर चुके हैं, जो 5 अपने मेन फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, और उसमें से जो सबसे लास्ट फंक्शन बचता है दैट इज़ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग कंसिस्ट ऑफ वेरीफाइंग वेदर एवरीथिंग अकर्स इन conformities with the plans adopted, instructions इशूड एंड प्रिंसिपल इस्टेब्लिश। मतलब ये एक चेकिंग फंक्शन होता है जिसमें आप चेकिंग करते हो कि जो भी आपने कहा था अपने एम्प्लॉयज़ को, या जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, जो भी आपने गाइडलाइंस ले डाउन करी हैं, वो चीज़ें फॉलो हुई भी हैं या नहीं। ये बेसिकली इवैल्यूएशन फेज़ आ जाता है जहाँ पर आपको इवैल्यूएट करना पड़ता है कि अब जब से आपने चीज़ें स्टार्ट करी हैं तब से लेके अब तक कितना आप कहाँ तक पहुँचे हो, इवैल्यूएशन क्या है, इसका रिज़ल्ट क्या निकला है, और अब आपको कितने चेक्स की ज़रूरत है आगे। चेक्स मतलब कितनी बार क्या क्या अब आपको चेक करना पड़ेगा। Controlling ensures that there is effective and efficient utilization of organizational resources so as to achieve the planned goals. Important line. Controlling क्या ensure करता है? It ensures that there is effective and efficient utilization of organizational resources so as to achieve the planned goals. Controlling measures the deviation of the actual performance from the standard performance. Again important line, controlling क्या चीज़ measure करती है? It measures the deviation of the actual performance with respect to the standard performance, कि अगर आप प्रॉपरली स्टैंडर्ड तरीके से परफॉर्म करते तो कहाँ तक पहुँचते, वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट होता है, और एक्चुअल परफॉर्मेंस कहाँ तक है आपकी, वो एक्चुअल रिज़ल्ट होता है। तो कंट्रोलिंग आपको दोनों में फ़र्क बता देती है, क्योंकि कंट्रोलिंग से आपको आपकी एक्चुअल पोजीशन पता चल जाती है, एंड देन यू कैन कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। It discovers the causes of such deviations and helps in taking the corrective actions. तो controlling ये तो बताता ही है कि deviation कितना है, वो साथ में ये भी बता देता है कि इसके reasons क्या क्या हैं deviation के, और साथ ही आपको मदद करता है कि आप corrective actions ले सको। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्रेच, अब ब्रेच ने एक डेफिनेशन दी है यहाँ पर कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग इज़ अ सिस्टमैटिक एक्सरसाइज विच इज़ कॉल्ड एज अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द standard or plans with a view to ensure adequate progress, and also recording such experience as is gained as a contribution to the possible future needs। तो वही है जो अपन ने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा। एक्चुअली जो ब्रेच ने डेफिनेशन दी है एग्जैक्टली वही चीज़ कह रही है जो अपन ने फर्स्ट पैराग्राफ में कवर करी। अकॉर्डिंग टू डोनल, just as a navigator continually takes reading to ensure whether he is relative to a planned action, so should a business manager continually take reading to assure himself that his enterprise is on the right course। तो यही बोला उन्होंने, जो डोनल ने डेफिनेशन दी है उसमें सिर्फ इतना ही कहा है कि जैसे एक नेविगेटर होता है कंटिन्यूसली अपने मैप को चेक करता रहता है कि वो कहाँ तक पहुँचा है, उसे कहाँ तक जाना है, वैसे ही एक बिज़नेस मैनेजर को भी अपने बिज़नेस को कंटिन्यूसली रिव्यू करते रहना चाहिए, पता लगाते रहना चाहिए कि वो कहाँ तक पहुँचा है और उसको कहाँ तक आगे जाना है। As Theo Heyman put it, controlling is the process of checking whether or not proper progress is being made towards the objectives and goals, and acting if necessary to correct any deviation। ये सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है क्योंकि इसमें पूरा बेसिक मीनिंग जो है वो कंट्रोलिंग का आपको समझा दिया गया है। ठीक है, तो ये नाम भी याद रखिएगा, थियो हेमन।
अब अपन देखें व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन की कंट्रोलिंग फंक्शन के एक्चुअली फीचर्स क्या क्या होते हैं। कंट्रोलिंग इज़ एन एंड फंक्शन, ये सबसे लास्ट में आता है इसलिए इसको कहा गया है इट इज़ एन एंड फंक्शन, अ फंक्शन विच कम्स वंस द परफॉर्मेंसेज आर मेड इन कन्फर्मिटीज विद द प्लान। बट ऑब्वियसली जब तक परफॉर्मेंसेज नहीं होंगी तब तक आप इवेल्युएशन भी नहीं कर पाओगे और तब तक आप एक्चुअल में उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे, इसलिए कंट्रोलिंग और इवेल्युएशन हमेशा परफॉर्मेंसेस के बाद आता है। कंट्रोलिंग इज़ अ परवेसिव फंक्शन, यानी ये भी हर कहीं होता है, तो इनको आप मार्क कर लीजिए जो वर्ड्स हैं, परवेसिव फंक्शन, एंड फंक्शन, विच मीन्स इट इज़ परफॉर्म बाय मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स एंड इन ऑल टाइप ऑफ कंसर्न्स, मतलब हर लेवल पे होगा और हर टाइप के कंसर्न में कंट्रोलिंग जो है वो होता है। कंट्रोलिंग इज़ फॉरवर्ड लुकिंग, अगेन इम्पॉर्टेंट word forward looking, because effective control is not possible without past being controlled. Controlling always looks to the future so that the follow up can be made whenever required. Controlling is a dynamic process, मतलब ये continuous process है, चलता ही रहता है। Since controlling requires taking reviewal methods, changes have to be made wherever possible. तो ये since आप review करते रहते हो controlling के अंदर, इसलिए आप जब भी आपको पता लगता है कि कोई deviation है या कुछ गलत है तो फिर changes भी उसी टाइम हो जाने चाहिए। Controlling is related with planning, but obviously controlling जो है वो planning से related होता है। Planning and controlling are two inseparable functions of the management. Without planning, controlling is meaningless exercise, and without controlling, planning is useless. Planning presupposes controlling, and controlling succeeds planning. Again, important line कि जो प्लानिंग है दैट प्री सपोजेस कंट्रोलिंग एंड जो कंट्रोलिंग है दैट सक्सीड्स प्लानिंग, यानी जो प्लानिंग है वो हमेशा कंट्रोलिंग के पहले होती है और कंट्रोलिंग जो है वो हमेशा प्लानिंग के बाद होता है। ठीक है, तो प्लानिंग के साथ हमेशा कंट्रोलिंग इसलिए आएगा क्योंकि कंट्रोलिंग के बेसिस पर ही आपको पता चलेगा कि आपका प्लान सक्सेसफुल रहा है या नहीं। इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, अब अपन को देखना है कि कंट्रोलिंग की एक्चुअल में इम्पॉर्टेंस क्या है। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग controlling's most important function is risk reduction ability. अगेन इम्पॉर्टेंट लाइन कि कंट्रोलिंग की सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होती है रिस्क रिडक्शन एबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके डेविएशंस या जो आपकी आपने जो गलत स्टेप्स उठाए हैं वो आपको पता चल जाते हैं, तो फिर आप आगे का जो रिस्क है उसको मिनिमाइज कर सकते हो बाय टेकिंग अ करेक्टिव एक्शन। सिंस यू आर एसेंशियली मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम एंड कंपेयरिंग इट अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव्स यू हैव सेट, यू कैन रिएक्ट टू द प्रॉब्लम्स मोर ईजिली। मैंने कहा ही था ना, जब आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन कौन से गलत स्टेप्स लिए हैं आफ्टर योर इवैल्यूएशन, तब आप बहुत ईजिली उन स्टेप्स को जो है करेक्ट कर सकते हो और करेक्टिव एक्शन ले सकते हो। इंस्टेड ऑफ realizing at the end of the month that you have missed your sales target by a huge margin, you can keep an eye on the situation during the process। यानी यहाँ पे क्या कहना चाहते हो कि ऐसा इन अगर आप कंट्रोल रखोगे अपनी एक्टिविटीज़ के ऊपर तो ऐसा नहीं होगा कि बाद में जाके आपकी नींद खुलेगी। ठीक है, आप उसी टाइम पे पता लगा सकते हो कि आपकी सिचुएशन क्या है और फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आगे क्या हो सकता है अगर आपने करेक्टिव एक्शंस नहीं लिए तो। इसलिए कंट्रोलिंग की काफ़ी इंपॉर्टेंस रहती है। इफ़ यू नोटिस द मार्केटिंग कैंपेन फॉर एग्जाम्पल is not producing any new customers or leading to increased sales, you can retweak it to the better to bet retweak it to better attract customers। मतलब अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को आप जज कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो कि अगर वो आपकी सेल्स वॉल्यूम को नहीं बढ़ा रही है या नया कस्टमर बेस नहीं ला पा रही है, दैट मीन्स यू हैव टू चेंज योर मार्केटिंग पॉलिसी सो दैट इट कैन अट्रैक्ट मोर customers. With retweak, you might be able to change the campaign's attractiveness and recover the situation. This could end up guaranteeing you to meet the sales target at the end of the month. Even if you miss the target, you might not miss it by as much. You have at least had the chance of correcting the situation. वो कह रहे हैं भले ही अगर आपने टारगेट मिस कर दिया हो सकता है कि करेक्टिव एक्शंस लेने के बाद भी जो है आपका टारगेट जो है वो अचीव ना हो पाए, लेकिन जो टारगेट अचीव
होना चाहिए था और जहाँ तक आप पहुँचे हो, उन दोनों के बीच में जो गैप है ना, वो भले ही रिड्यूस हो गया होगा क्योंकि आपने करेक्टिव एक्शंस लिए। अगर इसी जगह आप करेक्टिव एक्शंस नहीं लेते, कंट्रोल नहीं रखते, तो फिर जहाँ तक आप पहुँचते और जहाँ आपको पहुँचना था, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो काफ़ी बड़ा होता। With controlling, you are reducing the risk of failure and the impact of failing to meet your objectives. As mentioned, even if you happen to fail, you are prepared for it and you can start analyzing the reasons behind it immediately. In the business world, measuring performance can be the difference between the successful and the failing companies. Think about a startup. If the management doesn't have a set of standards to measure its performance against, they don't have any idea what success or failure looks like. तो इसीलिए कंट्रोलिंग इम्पॉर्टेंट है अपने आप को जज करने के लिए कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि अगर हम जज नहीं करेंगे अपनी परफॉर्मेंस को, हम इवैल्यूएट नहीं करेंगे, तो हमें कभी पता नहीं लग पाएगा कि हमें कहाँ तक पहुँचना है और हम कहाँ तक आए हैं. Even when they have a set of objectives, they know whether they met them or not. They don't have any more information to go by. Like, let's say they want to earn $1 lakh, that is $100,000 in the first 3 months. Without standards and proper control, after 3 months, all they know is whether they earned it or not. They won't know the why. Was the success down to the product? Did the marketing help? How much did their social media strategy push the sales? Was it all about saving mechanisms that they put in place? In the end, understanding the reasons behind success or failure will help the business to perform better. तो यहाँ पर जो ये लास्ट लाइन में इन्होंने पूरा क्रक्स लिख दिया कि अंडरस्टैंडिंग द रीजंस बिहाइंड द सक्सेस और फेलियर. तो यहाँ पर जब हम टर्म बोल रहे हैं ना, अंडरस्टैंडिंग द रीजंस, तो ये रीजंस आप तभी समझ पाओगे जब आप अपने एक्शंस के ऊपर कंट्रोल रखोगे और आपको इवैल्यूएशन रख पाओगे. तभी आपको समझ में आएगा कि आपके एक्शंस का रिजल्ट क्या रहा. अगर आप कोई कंट्रोल नहीं रखोगे अपने एक्शंस के ऊपर, तो फिर आपको सिर्फ एंड रिजल्ट पता लगेगा कि हम अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, लेकिन कभी भी उस चीज़ का पता नहीं लग पाएगा कि अगर हम अचीव नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए. ठीक है, इसलिए कंट्रोल रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इवैल्यूएशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपको पता लग सके, आप एनालाइज कर सको और रीजंस को भी पता लगा सको कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है. अब हम आए हाउ टू कंट्रोल. अपन ने ये तो पढ़ लिया कि कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या होता है, लेकिन कंट्रोलिंग को कैरी आउट कैसे करना है वो अपन को अभी करना है. दैट इज़ हाउ टू कंट्रोल. फॉर कंट्रोलिंग टू बी इफ़ेक्टिव, you need to take 4 steps of this specific function of the management. तो आपको 4 steps लेने पड़ेंगे और वो 4 steps जो है नीचे डिफाइंड है. Controlling as a management function involves the following steps. Establishment of standards. ऑब्वियसली स्टैंडर्ड्स का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कंपेयर किस चीज़ के साथ करोगे. अगर स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे तो यू विल नेवर बी एबल टू जज योर परफॉर्मेंस. स्टैंडर्ड्स आर द प्लान्स और द टारगेट्स विच हैव टू बी अचीव्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस फंक्शन. जो आपको अचीव करना है, दैट इज़ द स्टैंडर्ड. दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द क्राइटेरियंस फॉर जजिंग द परफॉर्मेंस. Standards generally are classified into two, that is measurable or tangible and non-measurable or intangible. ऐसे स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो या जिनको देख सकते हो, जो टैंजिबल है, जिनको टच कर सकते हो, लेकिन और ऐसे भी स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं जो नॉन मेजरेबल है एंड इंटैंजिबल है. दो स्टैंडर्ड्स विच कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड, जिनको आप मेजर भी कर सकते हो और एक्सप्रेस भी कर सकते हो. measured and express are called as measurable standards. They can be in the form of cost, output, expenditure, time, profit, etc. जो भी measurable units हैं उनको tangible standard कहा गया है. Non-measurable or intangible, these are the standards which cannot be measured monetarily. For example, performance of a manager, deviation of workers, their attitude towards a concern, these are called as intangible standards. तो ये जितने भी चीज़ें हैं ये intangible standards की कैटेगरी में आती है.
Controlling becomes easy through establishment of these standards because controlling is expected on the basis of these standards. तो इन्हीं standards के basis पर ही आप controlling को कर पाओगे, क्योंकि जब आपको पता रहेगा कि standard क्या है, कहाँ तक पहुँचना है, तभी आप अपने performance को judge कर पाओगे. तो जो सबसे पहला step है controlling के अंदर, that is establishment of standards. देन वी हैव, अब आपका स्टैंडर्ड आपका इस्टेब्लिश हो गया, आपको पता है आपको कहाँ तक पहुँचना है. अब आपको अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है. इवैल्यूएट करने के लिए आपको अपने परफॉर्मेंस को नापना पड़ेगा, यानी मेजर करना पड़ेगा कि आप कहाँ तक पहुँचे हो, आपको कहाँ तक पहुँचना था, एंड टिल वेयर यू हैव रीच्ड टिल नाउ. So, measurement of performance. The second major step in controlling is to measure the performance. Finding out the deviation becomes easy through measuring the actual performance. Important line: finding out deviations becomes easy through measuring the actual performance. Performance levels are sometimes easy to measure and sometimes difficult. Measurement of tangible standards is easy as it can be expressed in units of cost, money terms, etc. Quantitative measurement becomes difficult when performance of a manager has to be measured. ये क्या कह रहे हैं कि जो tangible measurements हैं, या जो tangible standards अपन ने measurable standards देखे थे, उनको measure करना easy है, क्योंकि वो उसी टाइप की यूनिट्स में जो है एक्सप्रेस किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल कॉस्ट और मॉनेटरी टर्म्स. लेकिन आप किसी की परफॉर्मेंस को कैसे इवैल्यूएट करोगे इफ़ इट इज़ नॉट इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल यूनिट्स? अगर वो इनटैंजिबल नेचर का है, अगर आपको किसी मैनेजर की परफॉर्मेंस को मेजर करना है, तो उसको आप कैसे करोगे? सो यही चीज़ अपन को यहाँ पे देखनी है कि द परफॉर्मेंस ऑफ अ मैनेजर कैन नॉट बी मेजर्ड इन क्वांटिटीज़, बट इट कैन बी मेजर्ड ओनली बाय, यानी आप किस तरीके से मैनेजर की परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हो. देन यू हैव द एटीट्यूड ऑफ द वर्कर्स, the morale, their morale to work, their development in attitudes regarding the physical environment, and their communication with the superiors. यानी इन आप इन चारों तरीक़ों से मेजर कर सकते हो कि जो आपने मैनेजर हायर किया है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनका एटीट्यूड कैसा है, डू दे हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड और डू दे हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड. जो उनका मोरल है, मतलब विलिंगनेस है, वो हमेशा रहती है टुवर्ड्स वर्किंग. अगर रहती है तो अच्छी बात है, नहीं रहती तो क्यों नहीं रहती, ये आपको पता लगाना है. द डेवलपमेंट इन देयर एटीट्यूड रिगार्डिंग द फिजिकल इन्वायरमेंट, उनका फिजिकल इन्वायरमेंट की तरफ एटीट्यूड कैसा है एम्प्लॉयज़ का. एंड द कम्युनिकेशन विद द सुपीरियर्स, क्या वो अपने सुपीरियर्स के साथ कंफर्टेबली कम्युनिकेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते. तो इन सब चीज़ों से आप अपने मैनेजर का परफॉर्मेंस जो है मेजर कर सकते हो, क्योंकि इन चारों में चीज़ों में फ़र्क आ जाएगा. अगर योर मैनेजर इज़ नॉट परफॉर्मिंग प्रॉपरली, if he is performing properly, then all these four factors would be satisfied. It is also sometimes done through various reports like weekly, monthly, quarterly, and yearly reports. देन द थर्ड स्टेप इज़ कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. तो फर्स्ट स्टेप में अपन ने स्टैंडर्ड सेट किया था, सेकंड स्टेप में अपन ने अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर लिया. अब थर्ड स्टेप में अपन को कंपेयर करना है कि जो हमने अचीव किया है और जो हमें स्टैंडर्ड हमने सेट किया था, जो हमें अचीव करना था, उन दोनों के बीच में गैप है तो वो क्यों है और किस लिए आया है, ये चीज़ अब अपन को कंपेयर करके स्टडी करनी है. So comparison of actual and standard performance. Comparison of actual performance with the planned targets is very important. Deviation can be defined as the gap between the actual performance and the planned targets. मतलब वही हो गया डेविएशन. कैसे आप पता लगाओगे कि आपको कहाँ तक पहुँचना था और आप कहाँ तक पहुँचे हो, तो उन दोनों के बीच में जो गैप होगा दैट इज़ नोन एज डेविएशन. The manager has to find out two things here. Important है, mark करिए. The manager has to find out two things here, that is extent of the deviation and cause of the deviation. तो मैनेजर को ये तो पता लगाना ही पड़ेगा कि कितना डेविएशन हुआ है, साथ ही साथ ये भी पता लगाना पड़ेगा कि जो डेविएशन हुआ है उसकी वजह क्या है. Extent of deviation means that the manager has to find out whether the deviation is positive or negative. एक्सटेंट ऑफ डेविएशन का मतलब होता है कि मैनेजर को पता लगाना पड़ेगा कि जो डेविएशन हुआ है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और वेदर द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज़ इन कन्फर्मिटी विद द प्लान परफॉर्मेंस, क्या जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो प्लान परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हुई है या नहीं. द मैनेजर्स हैव टू एक्सरसाइज कंट्रोल बाय एक्सेप्शन. He has to find out those deviations which are critical and important for the business. मतलब यहाँ पर आपको उन deviations पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा
जो कि क्रिटिकल है और बिजनेस के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. Minor deviations have to be ignored. Major deviations like replacement of machinery, appointment of workers, quality of raw material, rate of profits, etc., should be looked upon consciously. Therefore, it is said, mark करिए, if a manager controls everything, he ends up controlling nothing. इसलिए कहा गया है कि अगर मैनेजर सब कुछ कंट्रोल करने लगेगा तो एंड में वो कुछ भी उसके हाथ में नहीं रहता कंट्रोल करने के लिए. For example, if stationery charges increase by a minor 5 to 10%, it can be called as a minor deviation. On other hand, if the monthly production decreases continuously, it is called as a major deviation. तो जो major deviations होते हैं वो ज़्यादा cause of concern होते हैं rather than minor deviations. ठीक है. फिर वंस द डेविएशन इज़ आइडेंटिफाइड, एक बार अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि क्या डेविएशन हुआ है, अ मैनेजर हैज़ टू थिंक अबाउट वेरियस कॉजेज़ विच हैज़ लेड टू द डेविएशन. उसके बाद मैनेजर को सोचना पड़ता है कि ये जो डेविएशन आया है वो क्यों आया है. द कॉजेज़ कैन बी इरोनियस प्लानिंग, मतलब प्रॉपर प्लानिंग आपने नहीं करी. कोऑर्डिनेशन लूजन्स, यानी लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, आपका आपके प्लान के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं रहा. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान इज़ डिफेक्टिव, कि आपने प्लान तो अच्छा बनाया बट आप उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए. सुपरविजन एंड कम्युनिकेशन इज़ इनफेक्टिव, यानी आपके बीच में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप थे. तो ये 4 मेजर रीजंस हो सकते हैं जब आपका डेविएशन जो है वो नेगेटिव तरीके से और ज़्यादा आया है. कि इरोनियस प्लानिंग हुई है, मतलब प्रॉपर प्लानिंग आप नहीं कर पाए, कोऑर्डिनेशन लूज अप हो गया है लोगों के बीच में और आपके प्लान के बीच में, इम्प्लीमेंटेशन जो था प्लान का वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया, एंड सुपरविजन एंड कम्युनिकेशन इज़ इनफेक्टिव. टेकिंग रेमेडियल एक्शंस, अब आपने ये तो स्टडी कर लिया है कि गैप क्यों हुआ था, अब इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हो. सो टेकिंग रेमेडियल एक्शंस. Once the causes and extent of deviation are known, the manager has to detect those errors and take corrective actions for it. There are two different alternatives here, that is taking corrective measures for the deviations which have occurred, and उसके साथ ही after taking the corrective measures, if the actual performance is not in conformity with the plans, the manager can revise the targets. It is here the controlling process comes to an end. Follow up is an important step because it is only through taking corrective measures a manager can exercise controlling. तो यहाँ पर रेमेडियल एक्शन लेने के लिए आपको 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, या तो आप करेक्टिव एक्शंस ले लो, करेक्टिव मेजर्स कर लो, जो भी ख़राब हुआ है उसको आप ठीक कर लो. उसके साथ ही साथ करेक्टिव मेजर्स लेने के बाद आप अगर फिर भी आपका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा आपके प्लान्स के अकॉर्डिंगली, तो फिर आप अपना प्लान अपने परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली चेंज करिए. ठीक है. फिर आपको आपके टारगेट्स को रिवाइज़ करना पड़ेगा. यहाँ पर आकर आपका कंट्रोलिंग का प्रोसेस जो है वो ख़त्म होता है. तो जो 4 मेजर स्टेप्स अपन ने कंट्रोलिंग में पढ़े वो कौन कौन से थे. सबसे पहला स्टेप था कि आपको स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा. दूसरा स्टेप, आपको अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करना पड़ेगा. तीसरा स्टेप, आपको अपनी परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को जो है कंपेयर करना पड़ेगा, और उसके बीच में जो भी आपके बीच में गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. फिर रेमेडियल एक्शंस लेने पड़ेंगे, यानी जो गैप आए हैं उनको आपको कम करना सीखना पड़ेगा. ठीक है. यहाँ पर आकर अपने पांचों एलिमेंट्स जो है मैनेजमेंट के वो ख़त्म होते हैं, साथ ही साथ आपका चैप्टर भी एंड पर आ चुका है. सो वी हैव कवर्ड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू योर मॉड्यूल. This is in FMSM, this is chapter number, I think this is chapter number 11. Yes, chapter number 11 that we have finished. Okay, so now let's read the conclusion and close the chapter. Henry Fayol developed his ideas regarding the functions of the management, and his theory has largely shaped the current understanding of the core elements any management would have to perform. The functions are key to management in all levels, from the entry positions to higher role of management. Furthermore, each of the 5 functions, that is planning, organizing, staffing, directing, and controlling, are linked to each other. In order to use one function, you typically need to follow with another or have established one beforehand. क्योंकि ये सारे के सारे फंक्शंस इंटरलिंक्ड हैं, तो बीच में कोई भी एक फंक्शन करने के लिए आपको ज़रूरी है पता लगाना कि पहले के 2 फंक्शंस हो चुके हैं या
नहीं. While certain theorists and experts might disagree, there are 3, 4, 5, or 6 functions. The consensus agrees on the detailed representations of the above skill processes and structures. Question is often more about how broadly you want to define each function. If one of the functions is missing, management is operating insufficiently and organizational efficiency might suffer. Important है mark करिए, if one of the functions is missing, management is operating insufficiently and the organizational efficiency might suffer. A good manager has to be able to keep an eye on all the 5 functions, often at the same time, to guarantee the productivity and profitability. The functions of management are crucial to understand if you want to succeed as a manager. अगर आप as a manager succeed होना चाहते हो तो ये 5 चीज़ें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए. Knowing above will guide you as a manager to focus on the right aspects when doing the job and give you confidence in your ability. It also helps provide more clarity in terms of skill and characteristics you need to possess to be a good manager. By studying the above, you have hopefully identified the areas you need to develop and gain more knowledge. While your management style might differ from someone else's style, the above functions will be necessary in order for you to do a good job as a manager. Since management is a crucial part of any organization, emphasis and proper understanding of the above functions will boost the company's operational efficiency and therefore the chances of success. तो शॉर्ट में यही कहना चाहते हैं कि अगर आप एज अ मैनेजर सक्सीड करना चाहते हो तो इन 5 फंक्शंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. सो दिस कम्स टू द एंड ऑफ योर चैप्टर. यहाँ पर आकर आपका चैप्टर होता है ख़त्म. अब मेरी एक बात मानिएगा, क्योंकि आपने वीडियोस के साथ ये चैप्टर कवर कर लिया, एक बार खुद से रीड करिए, दोबारा से खुद से रीड करिए और साथ ही में स्कैनर के जो क्वेश्चंस हैं मल्टीपल चॉइस वाले, प्लीज़ उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दें. ठीक है. चलो, अब अगली वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर जो है इसका आपके मॉड्यूल का एफएमएसएम का चैप्टर नंबर 12 उसको अपन स्टार्ट करेंगे. दैट इज़ मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. ओके. चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.